चलिए बच्चों बच्चों वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर वन की एनसीईआरटी बच्चों एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर वन में है वो क्या क्या करा है, पहले हम उस चीज को जरा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर वन में सबसे पहले हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जांपल्स डिस्कस करी बच्चों। देन हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 की 1.2 के पहले एग्जांपल्स। देन आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कशन करी बच्चों, उसके बाद हमने सारी की सारी एक्सरसाइज डिस्कस करी। सो यहाँ से हमारा फेज वन जो एनसीईआरटी है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। सो दैट हमारे बेसिक फंडामेंटल सारे के सारे एनसीईआरटी से कवर हो गए। अब बच्चों इसका जो हायर लेवल है दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जिसे हम फेज टू में ले जाएंगे। आज हम उस फेज टू को करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस करेंगे। कुछ पहले हम एमसीक्यू के ऊपर डिस्कशंस करेंगे कि भाई एमसीक्यू जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगी उनके ऊपर वन मार्कर क्वेश्चन डिस्कशन होगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने का फायदा क्या बच्चों, यहां से हमारे पास एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्स में याद रखना सारे बच्चे एमसीक्यू जो है टोटल 20 मार्क्स का आएगा। यस और नो, ठीक है ना सारे बच्चों, ये इस चीज को ध्यान रखिए। एमसीक्यू जो है वो हमेशा याद रखना 20 मार्क्स का आता है हर पेपर में, चाहे वो आपका टर्म वन हो, चाहे वो टर्म टू हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो फाइनल्स हो। तो यानी अगर हमने चाहते हैं कि हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें तो उसके लिए हमें वो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कवर करने पड़ेंगे, जो कि हमारे याद रखना टर्म वन, टर्म टू और टर्म थ्री या फाइनल्स में आएंगे। तो आज हम सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के जो एमसीक्यू है उनके ऊपर हम सबसे पहले डिस्कशंस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब सारे बच्चे देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर वन कहता है इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, कहता है इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज रिटन इन द फॉर्म दिस। कहता है जो इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ दिया गया है वो इस फॉर्म में लिखा जाए, दैट इज 65m माइनस 117, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। कहता है m की किस वैल्यू के लिए हम HCF को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी हमें सबसे पहले वही स्टेप करना पड़ेगा, 65 और 117 का HCF निकालना पड़ेगा। अब 65 के लिए हमें सबसे पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 5 के टेबल से जाएगा, तो 5 के टेबल से जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13। अब फिर इसके बाद बच्चों ये 13 के टेबल से जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। क्लियर है मेरी बात। अब सेकेंड नंबर जो था वो हमारे पास 117 था, तो क्या मैं इसको 3 के टेबल से काट सकता हूं सर, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27। अगेन सर ये फिर से 3 के टेबल से जाएगा तो ये आंसर आ गया 13, और लास्ट में जो नंबर आएगा दैट इज 30। तो यानी हमारे पास जो 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन है सर वो आ गई 5 इंटू 13 इंटू 1, और 117 की प्राइम फैक्टराइजेशन सर 3 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 1। बोलो मेरी बात क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बोला था, व्हाट इज एचसीएफ। एचसीएफ वो नंबर्स होते हैं जो दोनों में क्या होने चाहिए, कॉमन, जो दोनों में क्या होने चाहिए, कॉमन, और जिनमें पावर क्या होती है, कम, जिनकी पावर क्या होती है, कम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर हम एचसीएफ बोले क्या आएगा, तो जो एचसीएफ है वो 13 आएगा। क्यों आया 13 बच्चों, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में जो कॉमन नंबर है वो 13 है, और 13 में यहां पे भी पावर यानी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब जो 13 पावर 1 है दैट विल बी योर एचसीएफ। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी थी बच्चों, जो एचसीएफ है दैट इज इक्वल टू 65m माइनस कितना 117। अब एचसीएफ की जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी 13 इज इक्वल टू 65m माइनस बच्चों 117। अब बच्चों ये जो 117 है क्या मैं इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये बन गया 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m। तो ये बच्चों बन गया 130 इज इक्वल टू बच्चों 65m। तो 130 डिवाइडेड बाय 65m इज इक्वल टू दिस। तो ये 65 के टेबल से चला जाएगा, तो 65 टू जा हमारे पास 130 आता है, तो इसका मतलब जो m की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 2। तो यानी हमारे पास ऑप्शंस थे 4 2 1 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट आंसर इज 2। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि अगर अगर 65 और 117 का एचसीएफ एचसीएफ इस फॉर्म में लिखा जाए, अगर 65 और 117 का एचसीएफ अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। तो बच्चों सबसे पहले हमने 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, फिर हमने 117 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करा, देन उसके बाद हमने क्या करा, उसका एचसीएफ निकाल लिया।
जब हमने उसका HCF निकाला तो बच्चों उनमें दोनों में कॉमन नंबर क्या आया बच्चों 13, और सबसे लोएस्ट पावर भी 1 है दोनों में, तो 13 रेज़ टू पावर 1, यानी HCF कितना आ गया बच्चों 13। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला था, जो HCF है दैट इज इन रिटन इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, तो जहां HCF है क्या मैं वहां 13 रख सकता हूं, और 65m माइनस 117 करके इधर शिफ्ट कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ से m की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शन में से हमें कोई एक ऑप्शन सही करना है, तो दैट ऑप्शन इज दैट इज 2। प्लीज पॉज द वीडियो और इस चीज को नोट डाउन करिए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 MCQ पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, कहता है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ये वर्ड जरूर अंडरलाइन कर लेना, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लार्जेस्ट। यहां पे मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, कहीं पे भी लार्जेस्ट वर्ड आ जाए, या कहीं पे भी ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए, या कहीं पे भी मैक्सिमम आपको दिख जाएगी, याद रखना क्या क्या मैं बोल रहा हूं, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, कहीं पे भी तुम्हें वर्ड दिख जाए, तुम्हें ध्यान रखना है उस क्वेश्चन में हमने HCF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? HCF। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए, कहता है भी द लार्जेस्ट नंबर, एक सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 70 और 125 को क्या कर रहा है, डिवाइड, जो 70 और 125 को क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड, एंड लीविंग द रिमाइंडर्स, जिसमें रिमाइंडर बचेगा 5 और 8। कहता है सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना है आपने, सबसे लार्जेस्ट नंबर जो इसको और इसको डिवाइड करेगा, जो इसको और इसको डिवाइड करेगा, तो लार्जेस्ट वर्ड होगा, ग्रेटेस्ट वर्ड होगा, या मैक्सिमम वर्ड होगा। इट मींस हमें HCF निकालना है। अब HCF क्यों निकालना है बच्चों, क्योंकि हमें पता है वो जो नंबर है वो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब डिवाइड करेगा तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो इनसे क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटा होगा, तो इसका मतलब हमें उस क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, HCF। मतलब इन दोनों नंबर से छोटा नंबर हमने कैलकुलेट करना है, इन दोनों नंबर से हमने छोटा नंबर कैलकुलेट करना है। तो अगर उससे छोटा नंबर कैलकुलेट करना है तो वी नीड टू कैलकुलेट द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। पर उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें 75 में से पहला रिमाइंडर कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों, 5, तो आंसर आ गया 70, और 125 में से बच्चों हमें रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना बच्चों, 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 117। यस है, मेरी बात क्लियर है। चलिए अब बच्चों हमने क्या करा, 75 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 70, और हमने 125 में से हमने क्या करा, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 117। बोलो मेरी बात क्लियर है। चलिए अब हमने बच्चों क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है बच्चों, सारे बोलो, we need to prime factorization of these factors। ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे बच्चों एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास 75 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है दैट इज 70। तो अगर मैं 70 में से ध्यान से देखिए, 70 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो दैट मीन 65। ध्यान से देखिए फिर से, पहला नंबर जो था दैट इज 70, और दूसरा नंबर जो था वो 125, तो 70 में से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा 65 आ गया, और 125 में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा आ गया 117। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसा नंबर बताइए, ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, इन दोनों को एग्जैक्टली क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अगर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो इसका मतलब वो नंबर इनसे क्या होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सारे बोलो, छोटा नंबर। अगर छोटा नंबर चाहिए तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, HCF। क्यों, क्योंकि वो नंबर इन दोनों को क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों अब 65 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो पहले केस में ये 13 से ही चला जाएगा, तो ये हमारे पास 5 रह गया, एंड लास्ट आंसर इज 1। अगर मैं 117 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं बच्चों, 3 के टेबल से चला जाएगा तो 39 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल से चला जाएगा तो 13 आ जाएगा, फिर लास्ट में 13 से चला गया, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1। Now, what is the prime factorization of 65? Sir, ये बन गया 13 into 5 into 1. Now, what is the prime factorization of 117 बच्चों? This is sir 13 into 3 raised to power 2 into 1. अब बच्चों HCF क्या होता है? What is HCF sir? सर HCF आपने बताया जो दोनों के लिए कॉमन हो, जो दोनों के लिए कॉमन हो, पर जिसकी पावर छोटी हो, जिसकी पावर क्या हो, छोटी हो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा जो HCF है वो हमेशा क्या आएगा, 13 आएगा। क्यों आएगा 13? क्योंकि यहाँ पे भी 13 पावर 1 है और यहाँ पे भी 13 पावर 1 है, तो यानी हमारे पास दोनों में कॉमन फैक्टर 13 है, और दोनों में जो छोटी पावर है वो दोनों की 13 पावर 1।
सो क्वेश्चन क्या था एक बार बड़े ध्यान से समझिए। यहां पे वर्ड लार्जेस्ट भी लिखा हो सकता है पेपर में, यहां पे वर्ड बच्चों याद रखना मैक्सिमम भी लिखा हो सकता है, और यहां पे वर्ड ग्रेटेस्ट भी लिखा हो सकता है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। इन सब में से कुछ भी वर्डिंग आपको पेपर में आ सकती है। तो आपने एक ऐसा लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, जिससे अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूं, जिससे अगर इन दोनों को डिवाइड करूं, तो पहले केस में जो रिमाइंडर है वो 5 बचेगा, और दूसरे केस में जो रिमाइंडर है वो 8 बचेगा। तो अगर मैं 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वो 65 बनता है, और 125 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वो 117 बनता है। अब बच्चों हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको और इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर वो नंबर इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो वो नंबर कौन सा नंबर होगा? वो छोटा नंबर होगा, वो इन दोनों से छोटा नंबर होगा। अगर हमने छोटा नंबर निकालना है तो उसका मतलब हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चों की हमें HCF निकालना है या हमें LCM निकालना है। तो अगर हमें इन दोनों से छोटा नंबर निकालना है तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालना पड़ेगा, और अगर यहीं पे अगर इन दोनों से हमने बड़ा नंबर निकालना होता तो याद रखना उस केस में एलसीएम निकालना पड़ता। तो हमने क्या करा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने क्या करा, इसको सब प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख के दोनों में जो एचसीएफ है वो कैलकुलेट कर लिया, और जो एचसीएफ है दैट इज 13, और 13 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो और इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगेन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, कहता है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, जो कि लिखे गए हैं, ए की वैल्यू लिखी गई है एक्स क्यूब, कुछ नहीं लिखा तो बच्चों बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ध्यान रखना, इंटू वाई स्क्वेयर, और दूसरी जो वैल्यू है वो लिखी गई है एक्स इंटू वाई क्यूब। इसकी पावर में कुछ नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे पावर इज 1, है ना। कहता है ए को अगर हमने ये लिखा और बी को अगर हमने ये लिखा, और एक्स और वाई कोई प्राइम नंबर्स हैं, एक्स और वाई कोई प्राइम नंबर है, तो व्हाट इज द एचसीएफ? व्हाट इज द एचसीएफ? पेपर में जरूरी नहीं है एचसीएफ ही आएगा, पेपर में एचसीएफ भी आ सकता है और पेपर में एलसीएम भी आ सकता है। वो आपको टीचर पूछेगा, अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ निकालेंगे, और अगर एलसीएम है तो एलसीएम निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में पहले हमने एचसीएफ निकालना है दो नंबर्स जिनका नाम ए और बी से रिप्रेजेंट करा गया है। अब एचसीएफ का मतलब बताइए सारे बच्चे, क्या लिखवाया था सर ने कि भाई ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन होने चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन होने चाहिए पर जिनकी पावर छोटी हो, जिनकी पावर छोटी हो। अब दोनों में x कॉमन है और दोनों में y कॉमन है, पर इसमें छोटी वैल्यू जो है वो एचसीएफ में जाएगी, तो x क्यूब और x पावर 1, तो आंसर सर x पावर 1। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब छोटा फैक्टर जाएगा एचसीएफ में, तो वाई स्क्वायर चला गया बच्चों एचसीएफ में। एक्स की पावर 1 को तो हम एक्स ही लिखेंगे और वाई स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर ही रखेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास किस में चले गए बच्चों? एचसीएफ में। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बच्चों इसका एलसीएम भी बताइए क्या होगा, एलसीएम में सबसे बड़े फैक्टर्स, यानी सबसे बड़े फैक्टर मतलब जिनकी पावर सबसे बड़ी है, एक्स में सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब, वाई में सबसे बड़ी पावर बच्चों वाई क्यूब, तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है बच्चों, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एचसीएफ ऑफ ए एंड बी पूछा गया है। जो हमारा आंसर आया है दैट इज एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, यानी इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों ये क्वेश्चन जो था ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं था, ये क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में था। तो अब वेरिएबल में भी हमें क्या करना है, जब हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो कॉमन फैक्टर में से वो फैक्टर एचसीएफ में आएगा जिसकी डिग्री जो है वो छोटी है, और एलसीएम में वो फैक्टर आएगा जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर में लिखा गया है। तो एचसीएफ में कॉमन जो था वो एक्स था, तो एक्स में जो कॉमन आया उसमें छोटा फैक्टर एक्स पावर 1 था। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में कॉमन था वाई, और वाई की छोटी डिग्री वाई स्क्वायर था, तो इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ है वो आ गया एक्स वाई स्क्वायर। एलसीएम बच्चों क्या बताया मैंने सर, सारे फैक्टर्स लिख दो पर सबसे बड़ी पावर के साथ। तो एक एक्स क्यूब था हमारा सबसे बड़ा फैक्टर, और एक हमारे पास वाई क्यूब था जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स वाई क्यूब। बोलो क्लियर है मेरी बात?
सो प्लीज पॉज द वीडियो और नोट डाउन करिए इसको, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बच्चों हम चलते हैं इसी कंसेप्ट के, इसी एमसीक्यू कंसेप्ट के क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करा था, वो एमसीक्यू का फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। जरा इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, कहना क्या चाहता है। कहता है अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स पी एन क्यू हैं, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स पी एन क्यू हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड एज पी की वैल्यू दी हुई है और क्यू की वैल्यू भी दी हुई है आपको, वेर ए एंड बी आर बीइंग प्राइम नंबर्स, देन पिछले क्वेश्चन में आपसे पी और ए और बी का एचसीएफ पूछा था, इस बार आपने ए और बी का क्या पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया। तो बच्चों p की जो वैल्यू है दैट इज a मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, a की पावर में कुछ भी नहीं है लिखा, तो हम अज्यूम करके चलते हैं, लेट अस अज्यूम टू बी a रेज़ टू पावर 1। अब बच्चों अगर q की वैल्यूज लिखे हैं तो q की वैल्यू में a क्यूब इंटू b की पावर में कुछ नहीं लिखा तो b की पावर 1। अब बच्चों पहले बात मैं एचसीएफ की ही कर लेता हूं, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ ऑफ हमने निकालना है बच्चों P एंड Q, क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ ऑफ P एंड Q। बच्चों एचसीएफ का मतलब सर जी जो दोनों में कॉमन हो, जो सर दोनों में कॉमन हो, पर कौन से फैक्टर सर, जिसकी डिग्री कम हो। तो सर a कॉमन है पर पावर वाला छोटा कौन है, a रेज़ टू पावर 1। सर b भी कॉमन है पर पावर छोटा कौन है, सर b रेज़ टू पावर 1। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया जो एचसीएफ का वो a इंटू बी। पर इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ नहीं निकालना बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब बड़े फैक्टर्स जिनकी पावर सबसे बड़ी हो। ए में सबसे हाईएस्ट पावर a रेज़ टू पावर 3, बी में सबसे हाईएस्ट पावर b रेज़ टू पावर 2। so what is your LCM sir, LCM comes out to be sir a cube into b square। क्या आ गया सारे बोलो, a cube into b square। तो हमें इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम बताना था, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा एलसीएम आया है दैट इज a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही यानी करेक्ट आंसर है दैट आंसर इज सी ऑप्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने जो पिछला जो एमसीक्यू करा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क आ गया कि इस क्वेश्चन में हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना था, और जो पिछला हमने क्वेश्चन करा था जस्ट उसमें हमें उसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन करिए फटाफट, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए बच्चों, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। कहता है कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, एक रैशनल है और एक इरैशनल है। कहता है दो नॉन जीरो कौन से नंबर सर, दो नॉन जीरो एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट करना है। सर अब आप अगर इसको समझाना चाहते हैं तो उसको कैसे समझाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। कहता है अगर किसी भी नॉन जीरो रैशनल और इरैशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो कहता है ऑलवेज इरैशनल आएगा, या ऑलवेज रैशनल आएगा, या रैशनल इरैशनल आएगा, या नन आएगा। यहाँ पे बच्चों ऑप्शन में हम डाल देंगे नन, दिस इज नन ऑप्शन। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। यस है मेरी बात, चलो। अब बच्चों पहली बात तो रैशनल की कर लेते हैं। रैशनल होता क्या है, रैशनल नंबर जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने 3 लिख दिया, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो लेट अस अज्यूम 1 है ना, तो एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए। और अगर मैं यहाँ पे इरैशनल नंबर लिख दूं, क्या लिख दो बच्चों, इरैशनल। मान लो इरैशनल नंबर हमारे पास √2 है, तो कहता है अगर किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आंसर बचेगा सर 3√2। बोलो यस है सबका। तो अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर किसी भी रैशनल को इरैशनल से ऐड कर मल्टीप्लाई करा तो एक आंसर बनेगा। वो आंसर कौन सा आंसर बनेगा, तो आपके सामने है वो जो आंसर बनेगा बच्चों, वो एक इरैशनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा सारे बोलो, सर जी वो एक इरैशनल नंबर बनेगा। ओके सर, बिल्कुल सही है बात। कल सर अगर आपसे कोई टीचर पूछे सर एक रैशनल नंबर को एक और रैशनल से भी मल्टीप्लाई करके बताइए, ऑब्वियस सी बात है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरा आंसर क्या आया सर 6 आया। तो इसका मतलब किसी भी रैशनल को मैं अगर रैशनल से मल्टीप्लाई करता हूं, what we will get sir, we will get always a rational number। पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर एक इरैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक इरैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अगर हमारे पास √2 इंटू √3 है तो इसका मतलब ये हमारे पास √6 बन गया बच्चों।
इसका मतलब हमारे पास कोई इरैशनल नंबर ही आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो सर? यस सर। बट ये हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या करा, अभी हमने √2 को मल्टीप्लाई करा √3 के साथ, तो वो हमारे पास एक इरैशनल नंबर बना है। क्या बना है सारे बोलो? दिस इज एन इरैशनल नंबर। पर हमेशा याद रखना, जब आप दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही एक इरैशनल नंबर बनेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि √2 को मल्टीप्लाई कर दो सर √8 के साथ, चेक कर लेते क्या आएगा आंसर। सर ये तो √16 बन गया सर, बिल्कुल सही बन गया सर। पर √16 का जो आंसर है सर, वो तो √16 का आंसर एग्जैक्टली इरैशनल नहीं होता, क्योंकि √6 का आंसर जो होता है वो कितना होता है बच्चों? 4। तो इसका मतलब ये जो 4 निकला है, वो जो आंसर है उस आंसर को हम क्या बोलेंगे? रैशनल। क्या बोलेंगे सारे बोलो? रैशनल। तो बच्चों ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको समझाई है। क्या प्रॉपर्टी थी जो हमें क्वेश्चन में पूछा था? कहता है अगर किसी भी रैशनल नंबर को किसी इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट वी विल गेट। अब बच्चों हमने एक रैशनल नंबर 3 ले लिया, एक इरैशनल नंबर √2 ले लिया। अब 3 इंटू √2 तो 3√2 होता है। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास एक इरैशनल नंबर आ गया, अगर एक रैशनल है और एक इरैशनल। अब बच्चों मान लो एक रैशनल था, दूसरा भी रैशनल था, ऑब्वियस सी बात है जो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं एक रैशनल को एक रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक आंसर आया 6 भी एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है बात सर। बट अगर एक इरैशनल नंबर को फिर एक इरैशनल से करो, एक इरैशनल को फिर से एक इरैशनल से करो, जैसे √2 इंटू √3 करा, तो बच्चों एक √6 आंसर बना। √6 तो एक इरैशनल नंबर है, चलो हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया। पर अगर मैं बोलता √2 को मल्टीप्लाई करो √8 के साथ, तो बच्चों ये बन गया √16। √16 जो है उसको परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर बन गया। तो इसका मतलब जो इरैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमेशा ही आंसर इरैशनल नहीं होगा। इस केस में आंसर इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। बट उसने क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या पूछा था, जरा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कहता है ना प्रोडक्ट ऑफ एक रैशनल है और एक इरैशनल है, एक रैशनल है और एक इरैशनल है, तो उसका प्रोडक्ट करने पे क्या आंसर आएगा? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हमेशा ही क्या आएगा बच्चों? ऑलवेज इरैशनल। अगर बच्चों पेपर में आता था प्रोडक्ट ऑफ इरैशनल एंड इरैशनल नंबर क्या होगा, तो उस केस में आप आंसर लिखते आइदर इरैशनल और रैशनल। यस है मेरी बात? अब तीसरी चीज अगर पेपर में आ गया रैशनल और रैशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, तो बच्चों उस केस का आंसर हमेशा याद रखना, हमेशा ही एक रैशनल नंबर होता है। बोलो मेरी बात क्लियर है? प्लीज वीडियो को पहले पॉज करिए एंड प्लीज नोट डाउन करिए इसको, ठीक है? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों यहाँ पे कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यार। अब कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान से देखिए। कहता है लीस्ट मतलब सबसे छोटा, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कहता है एक से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आएंगे, 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आएंगे, इन सब नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर फाइंड आउट करिए। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। कहता है 1 से लेकर 10, जहां पे 1 और 10 दोनों ही इंक्लूड हैं, जहां पे 1 और 10 दोनों ही इंक्लूडेड है। कहता है 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों से हमने क्या करना है? डिवाइड करना है किसी नंबर को। तो वो नंबर बताइए, ये नंबर होगा क्या? तो अब प्रॉब्लम वही वाली बात आ गई बच्चों। बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? बच्चा कंफ्यूज या तो एचसीएफ में होगा या एलसीएम में होगा, बाकी किसी कंसेप्ट में नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसे ये नहीं समझ आएगा मैंने एचसीएफ निकालना है या मैंने एलसीएम निकालना है। तो बच्चों मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन करा था कि इन सब नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है मतलब इन सब से हमने कौन सा नंबर लेना है? इन सब से डिवाइड होने वाले बड़ा नंबर लेना है। तो इन सबसे डिवाइड करने के लिए हमें इनसे बड़ा नंबर लेना है। अगर हमें बड़ा नंबर लेना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इस क्वेश्चन का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों?
एलसीएम। तो अगर हमें इन सब से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो वो नंबर हमेशा इनसे बड़ा होगा, और अगर नंबर बड़ा होगा तो इसका मतलब वो एलसीएम होगा। अगर वो नंबर छोटा होता तो इन दैट केस वो नंबर हमारा एचसीएफ होता। तो बच्चों अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम। एलसीएम में बच्चों क्या करेंगे, जैसे 1 को तो हम 1 ही रहने देंगे, 2 को बच्चों 2 इंटू 1 लिखेंगे, 3 को हम एज इट इज लिखेंगे 3 इंटू 1, 4 को बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 1 यस है, 5 को क्या लिखेंगे बच्चों 5 इंटू 1, 6 को बच्चों 2 इंटू सारे बोलो 3, 7 को बच्चों 7 इंटू 1, 8 को बच्चों 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1, एंड 9 को बच्चों 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1, एंड लास्ट नंबर इज 10 दैट इज 2 इंटू 5। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है, हमें इन सब नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मैंने बताया था सर, जिनकी सबसे हाईएस्ट डिग्री हो, कॉमन है नहीं है दैट डजंट मैटर, पर वो फैक्टर जो सबसे बड़ी डिग्री के साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 2 को देखना है, भी 2 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? सर ये तो 2 रेज टू पावर कितनी आ गई सर? 3 आ गई, बिल्कुल सही है सर। अब दूसरा फैक्टर देख लेते हैं बच्चों 3 पर, 3 में सबसे हाईएस्ट फैक्टर देखिए कितना है सर ये तो 3 रेज टू पावर 2 आ गया, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट फैक्टर 5, 5 में सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन है सर? 5 ही है सर। नेक्स्ट फैक्टर देखिए जो कॉमन नहीं है दैट इज सर 7, 7 में सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन है सर? सर 7 ही है। तो बच्चों ये आंसर बन गया 8, ये बन गया सर 9, ये बन गया सर 5, ये बन गया बच्चों 7। चलो अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए, 9 8 जा सर 72, 72 इंटू 5 सर 72 इंटू 5 सर 360, तो 360 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया 2520। हमारे पास जो आंसर आया सर वो आया सर 2520। 2520 मतलब ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होगा, जो 2 से भी डिवाइड होगा, जो 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, 8 से भी होगा, 9 से भी होगा और 10 से भी होगा। और ये नंबर इनसे बड़ा था, इनसे बड़ा था सबसे, तो इसलिए हमने इसका क्या निकाला बच्चों? एलसीएम। तो अगर हमें इन सब से उस नंबर को डिवाइड करना है तो वो नंबर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा। बड़ा नंबर मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? एलसीएम। और अगर हमें छोटा नंबर निकालना है तो बच्चों हमें उस केस में क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो अब बड़ा नंबर मतलब हमारे पास आंसर आया 2520। सो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा आंसर हो गया। बोलो क्लियर है मेरी बात? यस है सबका? सो प्लीज वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए। चलिए अब बच्चों हम एमसीक्यू जो चल रही है हमारी एग्जाम्पलर की, उस एमसीक्यू का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? इसको कंसेप्चुअल देखना है आपने। कंसेप्चुअल इसलिए देखना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि भाई ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, कहता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर दैट विल टर्मिनेट, वो टर्मिनेट होगा कब होगा? आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल? सर 1, सर 2, सर 3, सर 4। यस है सबका? चलिए अब सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन देखिए क्या है। 14587 डिवाइडेड बाय 1250, डिवाइडेड बाय सारे बोलो 1250। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर ये पूछ रहा है कि ये जो रैशनल नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है, ये कितने डेसिमल प्लेस बाद, कितने डेसिमल प्लेस बाद क्या होने वाला है सर ये कितने डेसिमल प्लेस बाद क्या होने वाला है सर? ये टर्मिनेट होने वाला है। क्या होने वाला सर? बोलो टर्मिनेट होने वाला है। क्या होने वाला है सारे बोलो एक बार। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस ये जो नंबर है टर्मिनेट होगा। क्या होगा सारे बोलो? टर्मिनेट होगा। क्या होगा सारे बोलो? टर्मिनेट होगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसके टर्मिनेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल? हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो नीचे दिया गया नंबर है इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। बट मेक श्योर जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें पहले देखना है ऊपर नीचे दोनों कैंसिल तो नहीं हो रहे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मान लो कोई एक रैशनल नंबर है, मान लीजिए वो रैशनल नंबर है 16 अपॉन 100। हमने सीधा ही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन कौन सा टेबल आ रहा है बच्चों? 4, तो ये 4 4 जा कट जाएगा और ये 425। फिर हमने इसके बाद इसकी क्या करनी है बच्चों?
प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम चेक कर लेंगे अगर इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा, जैसे अगर ये 2 से ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, तो सोचेंगे। अगर हम 3 से चेक करें तो 3 से भी कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा हमारे पास, अगर जो दोनों से डिविजिबल है, तो हम सीधा ही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। जैसे मैंने कहा 1250 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो ये आ जाएगा 2 6 यस सर बिल्कुल, 2 6 चला गया बच्चों, यस बिल्कुल। अब सर नेक्स्ट नंबर जाएगा हमारे पास 2 2 2 5, बिल्कुल सही है सर। अब नेक्स्ट नंबर कौन जाएगा सर, सर ये तो जाएगा सर 5 से, बिल्कुल जाएगा सर 5 से। अगर इसको करेंगे तो ये आएगा 125। अब नेक्स्ट नंबर फिर से जो इसको डिवाइड करेगा अगेन सर 5 से जाएगा, बिल्कुल सही है सर। अब ये जो नंबर जाएगा ये कितना जाएगा 25। अब फिर से 5 से अगर हम करें तो अगेन ये 5 के टेबल से जाएगा, और लास्ट फिर 5 से चला गया, तो इट विल टर्मिनेट दिस, है ना। तो हमारे पास जो इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यस सारे बोलो। तो अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी सर, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनी सर 2 रेज़ टू पावर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया बच्चों 5 रेज़ टू पावर 4, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया बच्चों सर 5 रेज़ टू पावर 4। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कितनी प्लेसेस बाद, कितने डिजिट्स बाद ये नंबर क्या होने वाला है, टर्मिनेट होने वाला है। तो बच्चों अब इसमें क्या हमने स्टेप करना है जो हमें दिमाग में याद रखना पड़ेगा, वो याद क्या रखने वाली चीज है, जरा ध्यान से देखिए। हमें ये थोड़ा सा आइडिया लगाना है, थोड़ा सा करने की जरूरत नहीं है, कि यहां पे 2 और 5 में सबसे बड़ी पावर किसकी है। सर सबसे बड़ी पावर तो यहाँ पे 5 की है। सर 5 की पावर कितनी है सर, सर 5 की पावर 4 है। पर यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, सर 2 की पावर 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 की पावर कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि उसकी भी पावर जो है वो 5 की पावर के इक्वल बन जाए। तो अब हमें पता है यहाँ पे 2 की पावर बच्चों कितनी है, सारे बोलो 1। सर यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है सर 4। तो यानी हमारे पास जो गैप है दोनों के पावर्स का या एक्सपोनेंट्स का, वो 3 का गैप है। तो 3 का गैप है का मतलब क्या हुआ सर, कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 रेज़ टू पावर 3 से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 रेज़ टू पावर 3 को हमने डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट जब हम इन दोनों का बेस सेम कर दें तो हम बता दें उनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ऐड क्यों होती है सर, क्योंकि सर आपने एक प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी वो प्रॉपर्टी सर, कि सर अगर दो टर्म्स के बेसिस सेम है, दो टर्म्स के बेसिस क्या है, सेम है, तो उनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर बना वो क्या बना, 14587 डिवाइडेड बाय, फिर से रिपीट कर रहा हूं 14587 इंटू, साथ में क्या चल रहा है 2 रेज़ टू पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय बच्चों सर ये 2 रेज़ टू पावर 3 है और ये सर 2 रेज़ टू पावर 1 है, दोनों के बेसिस सेम है, तो सर पावर ऐड कर दीजिए, तो पावर 3 में 1 ऐड करा तो सर ये बन गया पावर 4। इंटू क्या चल रहा है सर, इंटू चल रहा है 5 रेज़ टू पावर 4। बोलो मेरी बात क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल सही है सर। सर एक और प्रॉपर्टी हमने करी थी, x टू द पावर m है और ये y टू द पावर m है, तो सर आप इसको x इंटू y की होल पावर m भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये नेक्स्ट स्टेप बन गया सर 14587 मल्टीप्लाई बाय 8, जिसको कि हम नीचे लिखेंगे 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 4। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नीचे वाली टर्म को खोल दूं, मतलब मल्टीप्लाई करके लिख दूं, तो 14587 इंटू 8 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया बच्चों 10 रेज टू पावर 4। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जितनी इसकी पावर होगी उतने डेसिमल्स के बाद ही ये टर्मिनेट होता है। अगर इसकी बात पावर 4 है तो ये जो नंबर है 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। अगर इसकी पावर 3 है तो ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, और अगर इसकी पावर 2 है तो ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अभी देख लेना, अगर सॉल्व करना है सॉल्व भी कर लेते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, अगर मैं 14587 को मल्टीप्लाई करके लिख दूं, 14587 को मल्टीप्लाई करके लिख दूं 8 से, तो व्हाट वी विल गेट सर, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 8 8 जा 8 8 जा 8 8 जा सर 8 8 जा 64, 64 और 5 69, 6 कैरी, 8 5 जा 40, 46 आ गया, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, फिर 8 1 जा एंड 11 जा। तो बच्चों ऊपर आ गया 1 1 6 6 9 6 डिवाइडेड बाय बच्चों 10 रेज टू 4 है, मतलब 4 जीरोस आएंगी 1 2 3 4।
तो इसका मतलब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डेसिमल हमारे पास कहां चला जाएगा, 1 2 3 4, तो मतलब हमारे पास आंसर आ गया 11.6696। बट हमें इतना सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यही आइडिया लग गया था कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट आंसर इज 10 रेस्ट बार 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 रेस्ट बार 4 बच्चों, कि मतलब नीचे जो 10 की डिग्री है वो कितनी आ गई है सर, 4 आ गई है। तो इसका मतलब दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल सर, ये तो सर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला था जरा एक बार फिर से देखिए, कि भाई एक रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है, इस रैशनल नंबर का अगर मैं डेसिमल टर्मिनेटिंग दिखाना चाहता हूं, तो मुझे टर्मिनेटिंग दिखाने के लिए मुझे कितने डिजिट्स के बाद मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे पहली बात करूं तो मैंने एक नंबर एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर 16/100 है, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई कॉमन नंबर है तो दोनों में पहले उन कॉमन नंबर को कैंसिल कर लीजिए। अब जैसे इसमें मैंने बोला कि इन दोनों में कॉमन नंबर क्या था बच्चों, 4, तो मैंने 4 को दोनों के टेबल से काट दिया, फिर उसके बाद उसकी डेसिमल फॉर्म हमने लिखनी है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास कोई भी ऊपर नीचे कॉमन नंबर नहीं था, तो इसका मतलब जिससे कैंसिल हो, तो मैंने सीधा डायरेक्टली इसकी क्या कर दी बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो बच्चों मेरे पास डिनोमिनेटर में एक 2 की पावर 1 आया और नीचे एक 5 की पावर 4 आया। अब बच्चों मुझे समझ आ रहा है कि 2 की तो पावर 1 है और 5 की जो पावर है वो 4 है, तो इसमें जो पावर कम है वो 2 की है। तो अब हमें क्या करना है, 2 की पावर को इंक्रीज करना है। इंक्रीज कहां तक करना है, जहां तक 5 की पावर है। तो मतलब हमें 2 की पावर में 3 और लेना पड़ेगा, यानी 3 और ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों सर ने क्या करा, 2 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने ये बताया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 का बेसिस आर सेम। अगर बेसिस सेम है तो सर ये पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चों, ऐड, मतलब 3 + 1 ऐड हो गया तो पावर 4 बन गया, इंटू 5 की पावर 4 आ गया, तो आंसर आ गया 10 टू द पावर 4। अब 10 टू द पावर 4 को जब एक्सपेंड करेंगे तो कितनी जीरोस बनेंगी, 4 जीरोस। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 4 डिजिट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो मतलब यहाँ पे डेसिमल चला जाएगा, तो कितने डिजिट्स बाद ये टर्मिनेट होगा, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर प्लेस 4 डेसिमल्स ऑफ प्लेसेस। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर अगर सुनो मेरी बात, अगर किसी एग्जामिनर ने सेम चीज इसी क्वेश्चन में, जैसे अभी हमने करा, सेम हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि सर बताइए आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल कि जो ये रैशनल नंबर है ये टर्मिनेट होने वाला है। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये रैशनल नंबर टर्मिनेट होने वाला है। नंबर हमें जो दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए, दैट नंबर इज गिवन टू बी, हम वो नंबर क्या लिखने जा रहे हैं ध्यान से देखिए, 75 मैंने ऊपर लिख दिया, 75 मैंने ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 250, 75 डिवाइडेड बाय 250। अब वो कह रहा है कितनी प्लेसेस बाद ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, सारे बोलो, टर्मिनेटिंग नंबर। अब बच्चों सबसे पहले मैंने क्या बोला, सर सबसे पहले देखो कि क्या दोनों में कोई कॉमन नंबर तो नहीं आ रहा जिससे कट होगा। सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दोनों किससे टेबल से जा रहे हैं, 5 के टेबल से। ऊपर वाला 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5 5 जा, नीचे वाला 5 से जाएगा सर 5 5 जा चला जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा सर, 5 5 जा चला जाएगा। क्या अभी भी कॉमन नंबर आ रहा है, सर अभी भी कॉमन नंबर आ रहा है, अभी भी काट दीजिए सर। कितना आया सर, देखिए 5 कितना 3 जा 5 1 जा, बोलो मेरी बात क्लियर है, यस सर। अब बच्चों यहाँ पे जब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 क्या होगा सर ये तो हो जाएगा 2 into 5। अब बच्चों ऑलरेडी सर इस क्वेश्चन में तो दोनों की डिग्री ही सेम है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यू विल से सर दिस 3/10, और 3/10 का मतलब ये हो गया आंसर इज 0.3। तो ये कितने डेसिमल ऑफ प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, 1 डेसिमल प्लेस बाद। कौन सा प्लेस बाद, 1 डेसिमल प्लेस बाद दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। तो यानी जब भी कोई नंबर हम जिसको टर्मिनेटिंग दिखाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि क्या दोनों में कोई कॉमन नंबर है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमन नंबर का ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता, लेट अस अज्यूम 13 दिया हुआ है और नीचे जो हमारे पास नंबर है दैट नंबर अज्यूम टू बी, हम मान लेते 250 ही दिया हुआ है। अब बच्चों इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, तो हम डायरेक्टली ही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब बच्चों कोई पूछेगा कि भाई 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए सर, तो हमें पता है सर ये 2 के टेबल से जाएगा तो ये 125 बना। फिर सर ये 5 के टेबल से जाएगा सर, तो ये सर हमारे पास 25 बना। फिर सर ये 5 के टेबल से जाएगा सर, फिर ये हमारे पास 5 बना। फिर सर ये 5 के टेबल से जाएगा सर, ये 1 बना। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बच्चों एक 2 रेस्ट बार 1 आ गया सर, और एक आ गया सर 5 रेस्ट बार 3, बिल्कुल आ गया सर।
अब प्रॉब्लम ये है सर कि हमें ये नहीं पता ये जो नंबर है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये नंबर टर्मिनेट होगा, ये हमें नहीं पता, पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सर, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? देखिए सारे बच्चे, 13 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर बच्चों 3। बच्चों यहाँ पे तो 2 की पावर 1 है और यहाँ पे सर 5 की पावर 3 है। पावर में जो गैप है वो कितनी टर्म्स का आ रहा है? 2। तो हम क्या करेंगे सर? सर 2 रेज टू पावर 2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर वाले को भी, और 2 रेज टू पावर 2 को नीचे वाले के साथ भी कर देंगे। सर ऊपर वाला जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो सर ये 13 इंटू 2 रेज टू पावर 2 होगा, और नीचे वाला जब इन दोनों का बेसिस कंपेयर करेगा तो पावर ऐड हो जाएगी सर, तो ये 2 रेज टू पावर 3 इंटू क्या बन जाएगा सर? 5 रेज टू पावर 3। बिल्कुल सही है सर। तो ये बन गया सर 13 मल्टीप्लाई बाय सर 4। इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको वी कैन राइट 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। अब 13 को सर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो सर ये हमारे पास 52 बन गया। अब ये नीचे वाली जो टर्म है सर वो आगे 10 रेज टू पावर 3। अब ये जो 10 रेज टू पावर 3 है यू कैन राइट दिस एज 1000, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 0.052। तो अब आपसे टीचर पूछेगा आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल दिस रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, तो हमें कितने डिजिट्स बाद ये टर्मिनेटिंग मिलेगा? 1 2 3। तो दिस विल टर्मिनेट आफ्टर आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यानी ये जो कंसेप्ट था, दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनेटिंग कंसेप्ट। टर्मिनेटिंग कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? डिनोमिनेटर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है नंबर की, पर प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हमें ये ध्यान रखना है क्या ऊपर और नीचे उस रैशनल नंबर में कोई कॉमन नंबर तो नहीं है, क्योंकि कॉमन नंबर कैंसिल करना बहुत जरूरी है, और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वो दोनों को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों? चेक करा। चेक करने पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं था। फिर हमने 250 की बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करी। सर एक में 2 रेज टू पावर 1 बना, एक में 5 रेज टू पावर 3 बना। अब बच्चों हमें 2 रेज टू पावर 1 को अगर 5 की पावर 3 की डिग्री के बराबर करना है तो मैंने नोमिनेटर को भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर को भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा। बच्चों 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है? 4। तो हमने 13 को 4 से मल्टीप्लाई करके 52 लिख दिया। और नीचे सर ये जो 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 है, इन दोनों के बेसिस सेम है। बेसिस सेम है तो सर इसकी पावर ऐड होगी। सर ये 2 की पावर 3 बन जाएगा और ये सर 5 की पावर 3 बन जाएगा, जिसको सर हम 2 इंटू 5 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3, जो कि 10 रेज टू पावर 3 बन गया सर। और 10 रेज टू पावर 3 को अगर ओपन करें तो कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। यस और नो सारे बोलो? यस है। सो बच्चों दीज आर ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस, और याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज ऑफ एमसीक्यू, पेपर में हमेशा 20 मार्क्स के आते हैं। तो मेक श्योर कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। सो प्लीज इन सबको नोट डाउन करिए एंड नोट्स बनाइए, ठीक है?